दोस्तों, समकालीन कहानी के सामने चाहे जो चुनौती हो, मेरे सामने चुनौती है कि कम समय में बोलना। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जो प्रोफेसर लोग हैं ना, इनको घंटा और बोलने की आदत होती है। बाहर सिर्फ कहानी की बात करूँ, और कहानी की बात कहानी से शुरू करता हूँ। मैंने कहानियाँ लिखनी बंद कर दी हैं। मुझसे एक बार लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि अब आप कहानियाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो मैंने कहा अब मैं दिल्ली में बस गया हूँ। कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि दिल्ली में बस गया हूँ, तो दिल्ली में मुझे जो लोग मिलते हैं वो या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। ना अच्छे आदमी पर कहानी लिखी जा सकती, ना बुरे आदमी पर कहानी लिखी जा सकती। कहानी लिखने के लिए तो कोई दिलचस्प आदमी चाहिए, क्योंकि कहानी का मुख्य गुण है दिलचस्पी। आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो कोई कहानी कैसी? तो मैंने कहा दिलचस्प आदमी मिलता नहीं। कारण पहले मिलता था, मैंने कहा मिलते थे। कारण को उदाहरण दीजिए। उदाहरण सुना दे रहा हूँ, उस पर कहानी लिखी थी मैंने। मैं जब बनारस में था तो जिस मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो दोपहर में जब चाय वाय पीने के लिए आधा घंटे की छुट्टी होती थी तो बाहर निकलते थे, एक चाय खाने में बैठ के चाय वाय पीते थे। एक दिन एक दृश्य आया सामने कि वो प्राइवेट बसें बहुत चलती हैं बनारस से मिर्ज़ापुर के लिए, बनारस से गाज़ीपुर के लिए। तो एक बनारस से मिर्ज़ापुर वाली गाड़ी, वो गर्मी का ज़माना था, बहुत गर्मी थी, वो आकर वो चाय वाले की दुकान के सामने रुक गई, खड़ी हो गई बस। उसमें से एक सज्जन उतरे और दौड़ कर वो आए चाय की दुकान पर, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि चाय बनाओ फटाफट, स्पेशल चाय। अब साहब चाय उनके लिए बनाई गई। अब ये चाय बन रही है, चाय आ रही है, इस बीच जो बस में बैठे हुए हैं उनका बुरा हाल, बस रुकी हुई है, पसीने से बुरा हाल, गर्मी का बुरा हाल, ड्राइवर से वो चीख रहे हैं लोग। अच्छा, ये सुनाई पड़ रहा है, बिल्कुल सामने है, दिखाई पड़ रहा है कि ड्राइवर से कह रहे हैं आगे बढ़ाओ, कंडक्टर से कोई कह रहा है आगे बढ़ाओ गाड़ी। तो उनको सब मामू कहते थे अभी मामू चाय पीने गए हैं ना, वो आ जाएंगे तब गाड़ी चलेगी। अब पता नहीं ये मामू क्या है भाई, कौन सी हस्ती है इनकी मामू की। अब लेकिन ये मामू जो है इत्मीनान से चाय बनी उनकी आई, और वहाँ बस में झगड़ा होता रहा, और कुछ लोग उतर गए नीचे, कुछ लोग हाँफ रहे हैं, कुछ बस ड्राइवर ने बस नहीं चलाई। तब तक कंडक्टर से उस ड्राइवर ने कहा यार जाओ मामू से कहो जरा सा आ जाए ताकि गाड़ी चले। वो ड्राइवर अंदर, वो कंडक्टर अंदर आया और कहा मामू प्लीज़ चलिए, बस रुकी हुई है, आपके बगैर बस नहीं जा रही है, वहाँ लोग परेशान है। उस लड़के का भाई इधर आओ, लड़के को बुलाया, कल बर्फ है? कल हाँ। कल एक टुकड़ा बर्फ लो, एक चाय में डाल दो, क्योंकि चाय गर्म थी, बेचारे धीरे धीरे पी रहे थे, और उसमें बर्फ डलवा दिया उन्होंने, और गड़ाप गड़ाप पी लिया और उठ के चल दिए। मैंने कहा यार ये तो कहानी का कैरेक्टर है। और मैं ये लगा इस खोज में मैं पड़ गया कि आखिर इसके लिए बस रुकी क्यों थी। वो पता चला बाद में कि ये किराया भी नहीं देते, बिना किराया चलते। और बाद में उसके उनकी उस व्यक्ति के उस के कैरेक्टर के मैं पीछे पड़ गया ये जानने की कि आखिर ये कौन है। तो वो इतना अद्भुत कैरेक्टर था, उसके जीवन के बारे में, उसकी आज तो तमाम बातें जब सुनी तब मैंने कहानी रची। तो कहानी वो अच्छी होती है जो रची जाती है, वो नहीं जो लिखी जाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये
नए लेखक बहुत अच्छे नामवर जी तो आलोचक थे। उन्होंने आलोचकों के बारे में एक बात कही कि लेखक लोग हो तुम लोग, लेखक के लिए भी कोई मजबूरी नहीं है, पाठक के लिए भी कोई मजबूरी नहीं है कि सारी कहानियाँ पढ़ें। जो अच्छी लगे पढ़िए, नहीं अच्छी लगे छोड़ दीजिए। आलोचक की मजबूरी है कि उसे घटिया कहानियाँ भी पढ़नी पड़ती है। अब मैं आलोचक तो हूँ नहीं, लेकिन अब ऐसी जगहों पर व्याख्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मुझे भी घटिया कहानियाँ पढ़नी पड़ती है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग नए लेखक किताबें देते हैं, कहानी संग्रह देते हैं, और वो आजकल ये है कि संग्रह देते ही 2-3 दिन के बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं कि पढ़ी कि नहीं, पढ़ी कि नहीं, पढ़ी कि नहीं। मतलब अब अगर पढ़ ली तो फिर कैसी लगी? तो एक बार इसी तरह का एक संग्रह आया। खैर वो जब फोन आया उसके बाद मैंने कहानियाँ पढ़ ली, तो उन्होंने पूछा कि साहब कैसी लगी? तो मैं आलोचक तो था नहीं, हरीश राय जी तो बड़ा व्याख्यान, पंकज जी और ये लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं, कहानी का विश्लेषण। और ना अब मैं हालांकि प्रोफेसर हूँ, मैं तो इनसे ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन एक वाक्य में मैंने अपनी टिप्पणी दी। कैसी लगी कहानी आपकी? मैंने कहा आपकी कहानियों में मैं कहानी ढूंढ रहा। मैंने कहा आपकी कहानियों में मैं कहानी ढूंढता था। लोग पूछते हैं कि ये अच्छी कहानी क्या होती है? मैंने कहा कहानी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कहानी बहुत उच्च स्तर की भी हो सकती है, निम्न स्तर की भी हो सकती है। कहानी बहुत कमजोर भी हो सकती है, बहुत सुदृढ़ भी हो सकती है। लेकिन पहले कहानी तो हो, पहले कहानी तो हो वो। लोग समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी समस्या कहानी में उठा ली है साहब, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बढ़िया कहानी लिखी। अरे यार, बहुत बड़ी समस्या उठा देने से कहानी अच्छी नहीं हो जाती। कोई सोचता है कि हमने तो कितनी मार्मिक घटना, जीवन का इतना संवेदनशील प्रसंग पर हमने लिख लिया है साहब, आहा, अब तो फिर कहानी, तब भी कहानी नहीं हो सकती सर। कहानी ना घटना से होती, ना कहानी समस्या से होती, इवन ना कहानी विचारधारा से होती। कोई सोचे कि हमने तो बड़े कमिटमेंट के साथ कहानी लिखी है। ये लोग बड़े कमिटमेंट के बात कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ कहानी लिखी है साहब, तो बहुत पसंद की जाएगी। अरे यार, कहानी तो हो पहले, सब कुछ है, अगर कहानी ही नहीं है तो क्या होगा फिर? मैं बताऊं कि कोई मुसलमान बैठे हो भाई, डर लगता है यार मुसलमानों से मुझे, क्योंकि मैं एक नाम लेने जा रहा हूँ सलमान रश्दी का, इसलिए डर लगता है। एक बार बड़ा बिगड़ गया कि सलमान रश्दी का नाम कैसे ले दिया। पिछले दिनों सलमान रश्दी की एक किताब पढ़ी मैंने, वो उपन्यास नहीं, मूलतः उपन्यास था, उनके निबंधों का एक संग्रह आया है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। इसमें एक निबंध बहुत अद्भुत निबंध है और मैं समझता हूँ कहानीकार को पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने संदर्भ में लिखा कि ये फिक्शन सीखा कैसे उन्होंने, और यह जोर देकर कहा उन्होंने कि कहानी कहना मैंने पंचतंत्र से सीखा है,
और अरेबियन नाइट्स से सीखा है। कहानीकार को कहानी लिखना, कहानी कहना। देखिए उर्दू में जो ये फारसी में गजल के बारे में कहा जाता है, गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है। अच्छा है? वो शमशेर बहादुर सिंह को बिलाने ले गए थे रोजन जी फराग गोरखपुरी के पास। शमशेर जी गजलें उन्हें लिखते थे, फिरोजन जी ने लिखी है। फिरोजन जी ने फराग साहब से कहा कि ये शमशेर बहादुर सिंह है, ये भी गजलें लिखते हैं। तो फराग साहब ने कहा ठीक है लिखते रहें। जब गजल कहने लगे तब आकर मुझसे मिले। तो कहानी भी कही जाती है। मैं बहुत दिनों तक प्रेमचंद के बारे में ये जानना चाहता था कि प्रेमचंद इतने अच्छे कहानी कहने वाले कैसे बन गए। उनकी अच्छी कहानियां कम है, खराब कहानियां बहुत हैं, लेकिन चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, कहानी तो है उनके यहाँ से। कहानी कहने का जो लुत्फ है वो है। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा, बाद में इसका जवाब मुझे मिल गया। मैंने कहा ये फसाना आजाद से मिला है। पंडित रतनलाल शर्मा ने जो फसाना आजाद लिखा है कई खंडों में, मैंने कहा इसको पढ़ कर ये कहानी कहने का अंदाज प्रेमचंद सीखा होगा जरूर। तो सिर्फ यही कहना है मुझे कि कहानीकारों को ये जानना चाहिए कि उनकी कहानी में कहानी है कि नहीं, है कि नहीं। और अब समय खत्म हो गया है। मैं दो कहानियों का जिक्र करना चाहता था कि एक कभी कभी कल्पना से लिखी हुई कहानी भी कहानी बन जाती है, और कभी कभी बहुत बड़ा यथार्थ हो उससे लिखी हुई कहानी भी कहानी नहीं बनती। और इसके लिए दो कहानियाँ अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ी हैं। एक कहानी पढ़कर साफ पता चलता है कि ये विशुद्ध कल्पना पर लिखी गई है, क्योंकि वो इजराइल और फिलिस्तीन में जो चल रहा है उसको लेकर यार हिंदी का एक लेखक भारतवर्ष में बैठा हुआ है, वो इजराइल का उसमें क्या जाने, लेकिन वहाँ की समस्या को लेकर कहानी उसने लिखी है। मैं नामों नहीं लेता लेखक का कहानी का है। वो मुझे लगा कि यार ये जो विशुद्ध कल्पना पर आधारित है, लेकिन वो अद्भुत कहानी है क्योंकि उसमें कहानी है। और एक कहानी मेरे मित्र हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक भी हैं, उनका भी नाम नहीं लूंगा, हाल ही में उनकी कहानी पढ़ी। आजकल ये जो सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम ये जो बहुत चला है ना, बिल्कुल यथार्थ है हमारे देश का ये। इसको पकड़ कर एक कहानी लिखी है टाई टाई फिश, क्योंकि उसमें कहानी नहीं है। तो दोस्तों एक तरह से वीरानी है, और जब तक इस वीरानी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और आप क्या समझते हैं कि जंगल में वीरानी होती है? अरे आपके घर में वीरानी फैली हुई है ना। कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया।